चलिए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स में लेवल 2 में आ गए हैं। अब अच्छे क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपका बेस बन चुका है। तो अब थोड़े आपके बेस को क्वेश्चंस करेंगे, बेस पे क्वेश्चन करेंगे कि आपका बेस कितना ठीक से बन पाया है या नहीं बन पाया है, ये हमें देखना है। ठीक है, नहीं बन पाया है, अगर आप इससे डिमोटिवेट होते हो तो दोबारा उन वीडियो को एक बार दोबारा से बहुत डीप से देखें, तब आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर कंपटीशन से भी उठाए हैं। ठीक है, तो ब्रेस योर सेल्फ या एम्ब्रेस योर सेल्फ ज़्यादा सही वर्ड होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप पे है क्वेश्चन, ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं, है ना, टाइम वेस्ट होगा, सीधा मैं आंसर बताऊंगा। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन traveling with v मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें काइनेमेटिक्स भी आ गई। एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिफ्लेक्टेड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। आपको प्रूफ करना है कि E/m आपका आ जाए v²/re। ये आ जाए E/m आपका आ जाए v²/re। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आवारों के जैसे घूम रहा था। ठीक है, फिर एकदम से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को पता नहीं क्या हुआ, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली कूद गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी उसमें कूद गया। कैसे कूदा? राइट एंगल में। इसका मतलब मान लो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे कूदता, मतलब उसकी वेलोसिटी ऐसे होती, और इनके बीच में कितना एंगल बनता? 90 डिग्री का एंगल बनता। बच्चों कभी भी कोई चीज़ अगर परपेंडिकुलर कूदे ना, तो आप खुद ही देखो, जैसे आप पे कोई रोटेटिंग वाली चीज़ हो, रोटेट कर रही है, और आप उसे परपेंडिकुलरली किसी ग्राउंड में गिराओ तो वो गोल घूमती है, जैसे प्लैनेट घूमते हैं या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो सारे गोल घूमेंगे। मतलब ये यहाँ पे जाके सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेगा। पहले आवारा था, पर अब इसे एक गिवन रूल के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा, जो इसने बोला। अच्छा, मैं बता रहा फिर शो दैट या प्रूव दैट ये चीज़। ठीक है, मेन बात यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैं कई बार क्लास 11th में बता चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ऐसे सेम बात है, सन बीच में होता है, प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है आपको भी पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। एक रस्सी में एक धागे में आप अगर पत्थर बांधो और उसे गोल घुमाओ, तो रस्सी में आया टेंशन या धागे में आया टेंशन, जिसकी वजह से वो गोल घूमता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, पुराना प्री एग्जिस्टिंग जो प्री एग्जिस्टिंग फोर्स है वही आपका नया सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे भी कोई एक पुराना फोर्स होगा, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा, तो इस पर क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। उसी की हम बात करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे कि फॉर सर्कुलर मोशन की वजह से या के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपका क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ और नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपको पता हो तो QE होता है। क्या होता है? QE। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ और नहीं होता, QE होता है।
याद आया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, पर आज क्यू को हम ई मानेंगे तो ई हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका ई हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा से mv²/r होता है। बस आप इसे अब अरेंज करें, m को नीचे लाएं ई के साथ, तो आपका आएगा E/m। ठीक है, m नीचे आया और इस ई को उधर भेजो तो आपका आया mv²। चलो m तो गया तो सिर्फ ऊपर v² बचेगा और r के साथ कौन आ गया, e आ गया। ये ठीक है, अरेंज करा, कुछ और नहीं करा। e पहले ऊपर था तो ई था और m इधर था, बस ये आपका देखिए प्रूफ हो गया। इतनी सी बात थी। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है कि आपसे कहना चाह रहे हैं कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म जो कि कितनी है, 3 × 10⁻³ है, आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्या बताता है कि ये एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, आई कैप न्यूटन पर कूलम। हमें फ्लक्स से निकालना है, फ्लक्स से निकालना है थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या करनी है, दूसरी बात हमें ये करनी है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर, सेम ही स्क्वायर है बट अब एंगल थीटा एंगल जो है 60 डिग्री है। आपको पता है थीटा एंगल किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया के। चलिए मैं समझा लेता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, ठीक है, और हमें बोल रखा हमें फ्लक्स निकालना है किसी स्क्वायर से जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर जो है YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ज़रा समझो ज़रा डायग्रामेटिकली। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये YZ प्लेन ये हुआ, ये हमारा क्या है, YZ प्लेन है। और जैसे मैं कुछ चीज़ रखता हूँ इसके पैरेलल, वो ऐसे होगी, मतलब दिखने को तो जैसे YZ प्लेन ऐसे है ना, तो वो ऐसे ही होगी। जैसे YZ प्लेन में आपको कैसे दिखाऊँ, लेटर से मेरा हाथ जो है YZ प्लेन है, तो इसके पैरेलल बनानी कोई चीज़ तो वो ऐसे होगी। आई बात समझ में, ऐसे। या अगर YZ प्लेन आप थोड़ा स्लैंट मानो तो ऐसे होगी। इसका मतलब YZ प्लेन के जो पैरेलल चीज़ होगी वो एंगल कितना बना रही होगी, 0 डिग्री एंगल बना रही होगी। ठीक है, ये याद रखना। जैसे हमारी कोई भी स्क्वायर फील्ड होगी, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री बना रही होगी। डायग्रामेटिकली दिखेगा नहीं वाइट बोर्ड में, पर बना कितना रही होगी, 0 बना रही होगी। इसे आप अज्यूम करो, मान लो कैसे कि जैसे दीवार है, ठीक है, तो आपके घर में रूम होगा, जैसे ये एक वॉल है, इसके इधर भी एक वॉल होगी, इधर, ठीक है, तो x y आप इसे मान लो, z आप उसे मान लो, तो x जो होगा वो कैसे निकलेगा, x ऊपर को निकलेगा। ठीक है, और जो हमारा स्क्वायर है वो भी ऊपर को जाएगा, मतलब ये रूम हो गया y, इसकी एक ये चीज़ हो गई z, तो x ऊपर को जाएगा और हमारा स्क्वायर जो है x के ही पैरेलल है, मतलब थीटा एंगल कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। ठीक है, दिखा नहीं पाया पर मैंने आपको महसूस फील करा दिया, थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। चलिए, तो हमें पता चल गया कि हमारा नॉर्मल या जो स्क्वायर है इसका नॉर्मल ऐसे होगा। ये जो हमारा स्क्वायर है जिसका एरिया A है, इसका नॉर्मल ऐसे होगा। और बच्चों ध्यान से देखो, आई कैप, ये मैं पहले के लिए कर रहा हूँ, पहले वाले के लिए। आई कैप मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में है कोई चीज़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आई कैप लगा हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो कितना बना, 0 डिग्री बना। आप ये बात याद रखना जब कभी भी आप ये देखो पैरेलल वाली कंडीशन। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो और जो हमारी चीज़ है या जो हमारी गॉसियन सरफेस है या जो हमारा स्क्वायर है वो YZ प्लेन में हो, तो YZ प्लेन को छोड़ के क्या आता है, एक्स, तो ये भी एक्स में ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में है। सारा क्वेश्चन बदल जाता अगर यहाँ J होता और यहाँ YZ ही रहता, तब आंसर 0 आता, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तब एंगल 90 बनता। पर आज ये भी आई कैप में है, मतलब एक्स एक्सिस में, और YZ प्लेन के पैरेलल खुद एक्स प्लेन होता है या एक्स एक्सिस होती है, तो एंगल कितना बना, 0 बना। चलिए, तो हम फ्लक्स निकाल लेंगे। अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम पहले का,
जो हमारा पहला है, तो पहले में अगर हम देखें तो फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और जब हम ये खोल लेते हैं तो आप पे आता है ई ए कॉस थीटा। और बच्चे क्यों बार बार बताऊं, थीटा एंगल कितना है, 0 है, 0, और कॉस 0 होता है 1। ई की वैल्यू आप देखिए कितनी है, 3 × 10⁻³ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका एरिया कितना निकलेगा, तो स्क्वायर की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो एरिया निकलेगा 10 × 10⁻−2। तो पहले में देखो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड क्योंकि आपकी 10 × 10⁻−2 है तो इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, और cos 0 आपका 1 हो गया, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व करो, 3 ऐसी, 10 का स्क्वायर इज़ 100, 10⁻³ है, ध्यान से देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 100 मतलब 10⁻2, और 10⁻−2 का स्क्वायर होगा 10⁻4, ठीक है। तो 3 और 2 6, 6 - 4 2, तो 300 आ जाएगा बेटा। और यूनिट आपको फ्लक्स की पता ही होती है क्या होती है, ई की न्यूटन पर कुलम और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखो कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। आई बात समझ में, ये है एरिया। दूसरा उन्होंने बोला कि एंगल 60 है। अब जो है सेम स्क्वायर वाई जेड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 बनाना है। अब पैरेलल नहीं है, अब वाई जेड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60, पहले पैरेलल था। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, यहाँ पे cos 60 आएगा। पहला वाला कर लिया था ना, अब 60 है, 60 मतलब हाफ आ जाएगा, मतलब इस पूरी चीज़ का हमें अब क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ हाफ करना, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। आपको दोबारा करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। चलिए, पैरेलल जब भी देखो तो एंगल 0 बनाना, बशर्ते कि या सब्जेक्ट टू द कंडीशन यहाँ एक्स एक्सिस है और जो पैरेलल वाली कंडीशन है वो वाई जेड के हो, या यहाँ अगर जे हो तो यहाँ पे आना चाहिए एक्स जेड, या अगर यहाँ के हो तो यहाँ पे आना चाहिए एक्स वाई के पैरेलल, तब आप थीटा एंगल कितना ले लोगे, 0 ले लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा, यूनिट एज इट इज़ आप उतार लेना, डायमेंशन में ध्यान दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रिवॉल्व करता है अराउंड अ न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में ये कोई नई बात नहीं है, एटॉमिक मॉडल पहले से दे दिया था नील बोर ने कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। और रेडियस हमें दे रखा है सर्कुलर ऑर्बिट का कितना, 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम है ना, 1 मिनट, नहीं 11 है, तो 5 × 10⁻−11, साथ में मीटर, मीटर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें निकालनी है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि दो चार्जेस कौन से हैं, और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा फिक्स कौन है, और फिर ये देखना पड़ेगा मूव कौन कर रहा है। तो आपको एटॉमिक मॉडल खास तरीके से पता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड ऑर्बिट होता है, और उसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये डिस्टेंस हमें r दे रखा है वो। दूसरी बात देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, न्यूक्लियस होगा फिक्स। अब देखिए न्यूक्लियस का चार्ज निकलता कैसे है, ये सबको ही पता है। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, Z प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियस में सिर्फ चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मैंने अगर आपसे बोला कि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, उसका चार्ज है E, मैंने बोल दिया सिर्फ E है। मैंने बोला हीलियम का जो चार्ज है वो 2E है। मैंने बोला आपको कार्बन का चार्ज 6E है, कार्बन के न्यूक्लियस का चार्ज कितने हैं, 6E। तो मैं ऐसे कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बस ये देख लो कि जिस चीज़ में आपको ये डाउट है ना कि उसमें चार्ज कितना होगा, तो उसमें बस ये देख लो, जैसे मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे डाउट है कि कितना चार्ज होगा, तो बस ये देख लो इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन्स ही होंगे, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपको पता है Z होते हैं,
और ईच प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज होता है भाई हर प्रोटॉन पे ई। तो टोटल चार्ज कितना आया भाई, टोटल चार्ज आया जेड ई, जेड इंटू ई। मान लो ये 2 होता तो 2e आता, 4 होता तो 4e आता। आज हमें क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन में मॉडिफाई करके, वैसे दिया तो नहीं है, नहीं तो ये कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हाइड्रोजन की जगह हम एक काम करते हैं, लिथियम का निकालते हैं, लिथियम एटम, ठीक है। और हमें पता है कि लिथियम के लिए, जो हमारा लिथियम है, लिथियम के लिए Z होगा 3। तो जो चार्ज है न्यूक्लियस में लिथियम के, वो कितना होगा, Z इंटू ई होगा न्यूक्लियस में चार्ज। तो Z कितना है 3 और चार्ज कितना है E, तो 3e हो जाएगा टोटल चार्ज न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होता है कितना होता है, E होता है। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, तो हम साइन देख लेंगे -e। चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सब पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का वर्क ही है, और वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल किसका देखते हैं, जो फिक्स है, ये हमने अभी करा था हीलियम वाले में ना, और चार्ज उसका देखना है जो वेरी कर रहा है या मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन। चलिए तो पोटेंशियल न्यूक्लियस का क्या होगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन 4πε0 r, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -e है। न्यूक्लियस का चार्ज भी आपको पता चल गया कितना है, 3e है, यहाँ पे -e है, यहाँ पे 4πε0 है, और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो है 5 × 10⁻11। नाउ जस्ट यू हैव टू सॉल्व दैट, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, u लिखा, -3 लिखा, e इंटू ई हुआ e², इसका मतलब 1.6 × 10⁻19 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। नीचे देखिए 4πε0 है, इसका मतलब वो ऊपर जाके 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और होल डिवाइड में आपका आएगा 5 × 10⁻11। ना इसे आप सॉल्व कर लेना प्लीज़ खुद, ठीक है, और देख लेना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देख लो एक बार अच्छे से कैसे करा। फिक्स कौन था, न्यूक्लियस, चार्ज कैसे निकाला, क्वांटाइजेशन से न्यूक्लियस का, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एम पे, चार्ज ऑफ 3 कूलम, चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग इन, चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड experiences force of 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करा किसी 3 कूलम के चार्ज ने, जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड separated by 1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बस फार्मूला बेस है, अगर आप रिलेट कर पाएँ, 2 फार्मूले को जोड़ पाएँ, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपको बोल रहा है 3 कूलम का एक चार्ज है, जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर 3000 न्यूटन का एक फोर्स लगता है। अब आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कहाँ, इस चार्ज में या इस चार्ज के रेफरेंस में, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देख लीजिए कंटेंडर कौन कौन है। एक तो यहाँ चार्ज है कितने का, 3 कूलम का, ठीक है। एक ये आर है कितना, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी, फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना दे रखा है, 3000 न्यूटन। देखिए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। तो पहले एक काम करते हैं, 3 कूलम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखिए हमें पता है फोर्स होता है QE, अभी तो पढ़ा यार, EF/Q होता है ना, EF/Q। तो फोर्स हो गया QE, तो 3, ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्स कितना है 3000, Q कितना है, Q 3 कूलम, E निकल जाएगा, कैंसिल करो, कितना आया E की वैल्यू
1000 न्यूटन पर कूलम। नाउ अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा E इंटू आर। याद करो E इज़ इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, या V इज़ इक्वल टू ई डी होता है वहाँ से। तो E कितना है 1000 और R कितना है 10 की पावर -2, तो 2 0 कैंसिल करेंगे, आप पे 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको रिलेट करना था, पर इसमें बहुत सारी कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए तो हो जाएगा। 10 वोल्ट इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़े क्वेश्चन नहीं आते कंपटीशन में, बड़े छोटे ही आते हैं, पर कंसेप्ट अच्छा लगता है ना, तो ठीक से करना। इनमें से बहुत से बोर्ड में भी आ रखे हैं इसी में, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। चलो नेक्स्ट, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। इज प्लेस क्लोज टू, दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या गिवन है ना, तो उससे बात बन जाएगी। इज प्लेस्ड क्लोज टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट having surface charge density कितनी 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड प्लेट। पार्टिकल और प्लेट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमें पता करना है। ठीक है, कैसे करोगे पता? सिंपल सी बात है कि क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है और उसे हमने किसी प्लेट के पास रखा जिस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है, मतलब ये आपको सिग्मा दे रखा है, कितना 4 इंटू 10 की पावर -6 यूजुअल यूनिट्स आएंगी इसमें। क्यू की वैल्यू भी आपको -2 इंटू 10 की पावर -6 लिखी, सेम यूनिट है ना, सी कूलम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है बच्चों, बैक टू द बेसिक, फोर्स होता है क्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट के लिए या शीट के लिए, कितनी होती है, सिग्मा बाई 1 के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट शेल में आता था, यहाँ बताओ कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ इंट्रोड्यूस दैट, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सब चीज़ आपको दे रखी है, सारे टूल्स दे, निकालो आंसर। तो देखिए चार्ज कितना है, चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -6। देखिए माइनस साइन क्या दिखाएगा यहाँ, माइनस साइन बताएगा आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही। सिग्मा इज 4 इंटू 10 की पावर -6, ओके, 2 ऐसी 1 2 3, एप्सिलॉन नॉट इज 8.8 इंटू 10 की पावर -12, ये ठीक है। तो होगा क्या, पहली बात तो देखिए, कुछ भी करो यार इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल कर लो, है ना, 2 से 2 कैंसिल कर लिया, साथ में फोर्स कितना आया फिर देखिए माइनस है, ओके। फिर आप पे है एक जगह 4 एक जगह 8.8, फिर पावर देखिए -6 -12, और -12 से -12 कैंसिल होगा, +12 नहीं होता। आप खुद सोचो, ये ऊपर -12 है, नीचे से ऊपर क्या जाएगा +12, तो +12 -12 कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। कुल मिला के ये बात है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 ऊपर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये आ गया। तो इसे आप लिखोगे 10/22 और इसमें ही छोड़ दो, और ज़्यादा मत करो, आपको भी पता है 0.48 के समथिंग आएगा, 2 4 जा 8, तो वहीं से 0.48 के समथिंग आएगा ये, हाँ 0.45 न्यूटन है, -0.45 न्यूटन। अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो यू हैव टू से देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड प्लेट्स। गॉट इट, गुड। नाउ
देखते हैं कोई क्वेश्चन और है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये भी देखिए। बस अब तुम्हारे कैपेसिटर के बच जाएंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो आप पे क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, इज एट सेंटर ऑफ क्यूब जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। जीरो किन किन के दिमाग में आया? जीरो जिनके दिमाग में आया उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जीरो कब आता है? एक फेस के लिए जीरो कब आता है? चाहे एक हो कुछ भी हो सर, हमेशा जीरो ही आता है। अरे वो डाइपोल के लिए आता है, यहाँ सिंगल चार्ज है ना। और दूसरी बात, हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है, देखो साइड से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक फेस के लिए निकालने पहले पूरे के लिए देखते हैं, 5 टोटल देखते हैं, 5 टोटल, या 6 फेस के लिए, 6 फेस ही तो है ना टोटल। तो 5 क्या होता है? हमेशा Q/ε0 होता है, ठीक है। शाबाश, Q/ε0 होगा। तो 5 एक फेस के लिए कितना होगा? क्योंकि भाई 6 के लिए अगर Q/ε0 है, तो मैंने आपको बताया था फिर, अगर 6 के लिए Q/ε0 है तो 60 के लिए कितना होगा? 10 Q/ε0। 6 के लिए अगर Q/ε0 है तो एक फेस के लिए कितना होगा यार? तुम्हें नहीं पता? 6 के लिए अगर Q/ε0 है तो एक के लिए कितना होगा? मान लो x, तो 6x कितने के बराबर? Q/ε0 के। तो x की वैल्यू कितनी आई? Q/ε0 डिवाइडेड बाई 6। तो एक फेस के लिए क्या होगा? 1/6 होगा। किसका? 5 टोटल का। टोटल का क्या होगा? 1/6 तो होगा यार। एक के लिए निकाल रहे हो ना तुम, 6 के लिए जब वो बड़ा है तो एक के लिए क्या होगा? 1/6 होगा। तो 1/6 ऑफ 5 टोटल कितना है? Q/ε0। Q की वैल्यू आप लोगों को पता ही है। Q की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो 10 की पावर -6। 6 और ε0 इज 8.8 इंटू 10 की पावर -12। नाउ जस्ट यू हैव टू सॉल्व दैट, यू गेट योर आंसर, ठीक है। ऐसी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आज आपका लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेशन होगा। इसके बाद हम प्राउडली कह सकते हैं कि 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, आपको ही डिफरेंस बताना है कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्कूल के इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना अंतर था, 19-20 का था या ज़मीन आसमान का था, ठीक है। पूरी तरीके से हम मेहनत कर ही रहे हैं, एवरी बिट ऑफ पोर्शन बुक से भी ज़्यादा कराने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सेशन बिगिन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आप पे है, तरह तरह के क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल एन इलेक्ट्रॉन टेक टू फॉल थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 250 न्यूटन पर कूलम। ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे बोल रहा है कि अगर हम पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है 250 न्यूटन पर कूलम की, तो एक इलेक्ट्रॉन हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब यहाँ डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा अगर उसे फॉल करना है 2 मीटर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 250 न्यूटन पर कूलम। मतलब बेटा फॉल कर रहा है वो, मतलब मोशन है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएंगे और वहाँ से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन टिपिकल है, मैंने बोला ही था लेवल 2 शुरू हो गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? पहले हम ये देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आई भी तो होगा क्या। आप ये देखो, फोर्स को देखने के 2 तरीके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसे देखने के 2 तरीके हैं। एक है उसका वेट और एक है वेट भी क्या, इस बार तो वो मोशन कर रहा है ना, तो एक तो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा वो होगा एफ होता है QE, ये होता है ना QE। ये दोनों फोर्स एक ही हैं
मैंने बोला था आपको फोर्स एक ही होता है, हम देखने के तरीके हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, फोर्स एक ही है। मैं यहाँ से क्या चाह रहा हूँ बच्चे, अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन हम जर्नली बोलते हैं काइनेमेटिक्स के टर्म्स में, पर आज स्पेसिफिकली वही फोर्स क्या बना, क्यू ई बना। पर क्यू तो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो हम ई ई लिख सकते हैं, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी ई ई बाई एम। अब मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का है, ई हमें दे रखा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आई, अभी नहीं निकालते। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस टाइम फाइंड करना है और हमें डिस्टेंस दे रखा, हम ये मान सकते हैं कि इनिशियली जो है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है ऐसा मान लो, और फिर उसने मोशन करना क्या करा, शुरू करा। इनिशियली इलेक्ट्रॉन को किस में मानो, रेस्ट में मानो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल आपका कितना है, 2 मीटर है। और फाइनल का मुझे कुछ अता पता नहीं है, फाइनल में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे जिसमें फाइनल की ज़रूरत भी ना पड़े। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ तो टिपिकल क्वेश्चन करेंगे ही ना, तभी मज़ा आएगा ना। अगर सब इजी चले तो कहाँ मज़ा आए। एस की वैल्यू 2, एक्साइटिंग होना चाहिए। एस की वैल्यू 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू टी लिखा प्लस हाफ, और इस एक्सेलरेशन की जगह ये ई बाई एम, और यहाँ पे है टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली क्या बना, 2 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, तो आपका 0 हुआ, हाफ बचा, ई बाई एम, और यहाँ पे टी स्क्वायर बचा। बच्चा आपको टी ही चाहिए, हाउ लॉन्ग, तो देखिए ये हम टी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। टी स्क्वायर निकालने के लिए 2m को ऊपर भेजना पड़ेगा 2 के साथ, तो ये जब 2m 2 के साथ जाएगा तो कुल मिला के 4m होगा, और नीचे आ जाएगा आपका ई और ई। आपको अरेंज करना आता है शायद, इतना तो आपका अब परसिवरेंस या लगन बन चुकी है कि आपको पता होगा कैसे करना है। तो हम टी निकालेंगे तो टी इसका रूट हो जाएगा किसका, 4m बाई ई का। अब आपको यूजुअल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब केक वॉक है। मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻³ होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 250 दे रखी, 250। आप इसे कैलकुलेट करिए, मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग, जब उसे 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 तरह के फोर्स लगेंगे, हालांकि फोर्स एक ही है, उसे देखने के 2 रूप हैं। एक तो है काइनेमेटिक्स के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिकल नेचर के हिसाब से ई। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली, और फिर मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मैंने माना इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे। तो यू आपका 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, डिस्टेंस आपका 2 मीटर है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, टी यहाँ से निकला, देन हमने वैल्यूज़ जो भी थी वो डाल दी। तो अब देखिए आपका आंसर क्या निकलेगा। आपका आंसर बच्चे यहाँ से आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड लगेगा। अगर आप इसे और स्पेसिफिक लिखो तो 300 नैनो सेकेंड लगेगा। देखिए 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 जीरो यहाँ डिवाइड भी करने पड़ेंगे, तो 300 नैनो सेकेंड आपको लगेगा, आपको क्या, इलेक्ट्रॉन को लगेगा, ताकि वो ट्रैवल कर ले 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पे अगर आपको समझ में आया है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सारे टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तभी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सारे करेंगे, ऑफलाइन से बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट चार्जेस हैं, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू, ईच ऑफ प्लस क्यू कूलम के 5 पॉइंट चार्जेस हैं, आर प्लेस एट 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर। What is the magnitude of force on a point charge
माइनस क्यू प्लेस एट सेंटर, जो हेक्सागन के सेंटर में रखा हुआ। क्वेश्चन जरा आप समझिए, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 5 पॉइंट चार्जेस हैं जिनको हमने रेगुलर हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं या 6 कॉर्नर्स होते हैं, 6 साइडें होती हैं, तो 6 साइडों में से या 6 कॉर्नर्स में से सिर्फ 5 कॉर्नर्स में हम पे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। और हर एक चार्ज कितने का है, प्लस क्यू कूलम का है। साइड हमें हेक्सागन की एलिमेटर दे रखी, तो हमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर। मतलब माइनस क्यू चार्ज जो आपने हेक्सागन के सेंटर में रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपको निकालना है। तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। डायग्राम बनाइए, टेक योर टाइम और फिर आगे आइए। चलिए, वेलकम बैक। ये देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हेक्सागन बना लीजिए बेंजीन के जैसा, 4, 5 और 6। ये आपने एक हेक्सागन बना लिया, ठीक है। और इसके हर एक कोने पे हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। तो लेटर से इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं, इसे डी बोलते हैं, इसे ई बोलते हैं और इसे एफ बोलते हैं। और किसी 5 कोनों में हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया ऐसे। अब यहाँ नहीं पता मुझे कितना है और दिया भी नहीं है ना, पर होता तो नेट फोर्स 0 होता, ये आप सबको पता है। ये सेंटर ओ मान लिया और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो आप सबको पता है ऐसा कोई सिस्टम हमें दे रखा है। अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर जो छूट गया है ना एफ़, अगर उस पर भी प्लस क्यू चार्ज होता तो नेट फोर्स कितना आना था, 0 आना था। यहीं से हम लेके चलेंगे कि इफ़ और वहाँ पे भी प्लस क्यू होता तब भी मैग्नीट्यूड सारे सेम होते, तो इस पे फोर्स कितना आता है, 0 आता, ठीक है बच्चों। सारी साइडें एल हैं, ठीक है, सारी साइडें एल हैं। तो मैं बोलूँगा इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर होता, इफ़ देयर एग्जिस्ट प्लस क्यू चार्ज एट वर्टिसेस एफ या वर्टेक्स एफ, देन नेट फोर्स, जो आपका नेट फोर्स है जिसको हम एफ रिजल्टेंट कह सकते हैं ऑन माइनस क्यू चार्ज एट सेंटर ओ इज़ 0। ये हम लोगों को पता था, हमने बहुत बार ऐसे सॉलिड फिगर वाले क्वेश्चन करे हैं कि जब भी क्या हो, हर एक में चार्ज क्या हो, सेम हो और नीचे अपोजिट हो, तो नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। याद करो, स्क्वायर वाला करा था ऐसा, तो मैंने वही बेस माना। नहीं तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाता, मैं कर लेता इसे डिफरेंशियल फॉर्म से, पर छोटा क्वेश्चन है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो ऐसे ही करेंगे कि एक अगर हम जो रिमेनिंग वर्टेक्स था उसमें भी प्लस क्यू चार्ज मान लें, तो नेट फोर्स आप कुछ भी एंगल लेके माने, 60 डिग्री एंगल होंगे सब जगह, तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एट सेंटर ओ है ये ओ, और ये है 0, तो मेरे को पता चल गया एफ रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। अब ये एफ रिजल्टेंट 0 कैसे आया होगा, तो ध्यान से देखते हैं। सिंपल सी बात, एफ रिजल्टेंट को 0 बनाने के लिए, रिजल्टेंट मतलब ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। तो ये जो रिजल्टेंट है ये लग रहा होगा बेटा क्या, ये 6 के 6 चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। रिजल्टेंट कुछ और नहीं है, ये 6 जो नेट फोर्स लगाएंगे सेंटर ओ पे, जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर, तो वही है रिजल्टेंट और वो 0 है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एफ प्लस एफ और यहाँ पे 0। अब जरा मैं आपको समझा देता हूँ ये एफ प्लस एफ क्या है। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये माना कि स्मॉल एफ तो है फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू एट एफ, मतलब जो हमें अननोन था, जो हमें पता नहीं था, उसके लिए मैंने मान लिया कितना है, स्मॉल एफ है, ठीक है। और कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ टोटल फोर्स है। थोड़ा इजी बना लिया ना, आएंगे सेम ही। आप 5F भी लिख सकते थे इसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने F लिख दिया। तो टोटल फोर्स ड्यू टू 5 नोन चार्जेस, 5 जो नोन चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स है वो कितना माना हमने, कैपिटल F माना। ध्यान से देखिए क्या चीज़ कह रहा है, स्मॉल f क्या है, जो अननोन फोर्स है उसकी वजह से जितना है वो मैंने मान लिया, ठीक है। और कैपिटल F जो है
वो आपका है बाकी बचे हुए 5। वो 5 कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ध्यान से देखिए, यहाँ से एक फ़ायदा हुआ कि जो आपका स्मॉल एफ है वो आपका माइनस ऑफ कैपिटल एफ आ गया, या आप ये बोल सकते हो कैपिटल एफ आपका माइनस ऑफ स्मॉल एफ आ गया। बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर। हमसे पूछ रहा है कि इस माइनस क्यू पे जो सेंटर पे है ओ, उस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाला है। अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से चलें, हमसे पूछ रहा है कि माइनस क्यू जो है सेंटर ओ पे, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा? जो 5 के 5 नोन और एक अननोन 6 लगाएंगे, उनका नेट रिजल्टेंट, जिसको हमने कितना माना है? एफ आर माना है। अब हमें एफ आर निकालना है, और एफ आर कुछ और नहीं है, आपको पता ही है, एफ आर तो 0 है। ठीक है, एफ आर कितना है? 0 है। तो या तो यही आंसर हो जाए, एफ आर 0 है, आपको पता है। पर इस एफ आर के जीरो होने का बेस क्या है? इस एफ आर के 0 होने का बेस ये है कि जब आप ये मानो कि जो रिमेनिंग आपका था वर्टेक्स एफ, उसमें आपका चार्ज कितना था? प्लस क्यू था। जो आपका रिमेनिंग वर्टेक्स था एफ, उसमें चार्ज जब प्लस क्यू होगा तब माइनस क्यू, मतलब सेंटर ओ पे नेट चार्ज कितना आएगा या नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब अगर हम ये एफ, कैपिटल एफ भी निकाल दें या ये स्मॉल एफ भी निकाल दें तो बात बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, कैपिटल एफ ही निकालते हैं। तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखते हैं, माइनस ऑफ स्मॉल एफ है। अब ये स्मॉल एफ होगा क्या? स्मॉल एफ वो फोर्स है जो माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू पे लगा। किसकी वजह से? जो फोर्स, जो चार्ज आपका एफ में होगा, और एफ में आपने चार्ज कितना माना? प्लस क्यू माना। तो कुछ नहीं करना, हमें एफ और ओ के बीच में जितना फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। एफ और ओ के बीच में जितना फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, कुछ बात नहीं है। हम लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, एफ पे कितना चार्ज है? क्यू है, और ओ पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू है, पर साइन नहीं लिखते हैं, अपॉन डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक हेक्सागन में क्या होता है? एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। ध्यान से देखो, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। तो अगर ये साइड L है तो ये भी L होगी, और ये भी क्या होगी? L होगी। बाहर वाली ये L है तो ये भी L होगी, और ये भी क्या होगी? L। हमें तो इससे मतलब था ये कितनी आ गई? L। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती हैं। एक हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एक्सटर्नल साइड आपकी L है तो इंटरनल डायगोनल्स अगर आप बोलो या इंटरनल साइड बोलो, वो भी आपकी L होगी। तो L का हम लिखेंगे स्क्वायर। तो कैपिटल F की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर आपकी आ गई। मैं तो चाहूँगा आप यहीं पे छोड़ें इसे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बेस हमारा यही था कि हमें ये देखना था नेट फोर्स माइनस क्यू पे कितना है। तो हमें पता चला कि ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पता चला, पर अगर हम यहाँ पे F में अपने मन से प्लस क्यू माने तो नेट फोर्स O पे कितना होगा? 0 होगा। फिर मैंने कैपिटल F को क्या माना? जो हम पे नॉन चार्जेस थे प्लस क्यू, 5 हैं ऐसे A B C D E में, उनको मैंने कैपिटल F मान लिया, और जो हम पे अननोन था उसे मैंने स्मॉल f माना। ठीक है, ये F यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वर्टेक्स है। ये F यहाँ पे फोर्स है, और ये स्मॉल f वो फोर्स है जो यहाँ पे अननोन चार्जेस की वजह से किस पे लगा? माइनस क्यू पे लगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। धीरे धीरे आपको इसका बेस पता चलेगा, कभी सोते हुए नहाते हुए पता चलेगा आपको कि सर ऐसा क्यों कह रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे, चलिए मिटा रहा हूँ। इसे बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। चलो पानी पी के देख लेने इसे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे है, इन अ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। 8000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर्स एंड 3000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीव्स। फाइंड वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। इस पेयर की हमें वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी निकालनी है।
निकाल लोगे बच्चों? कैसे निकालोगे? 8000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है और 3000 जा रही है। जो भाई एंटर करती है उसे क्या लेते हो? नेगेटिव, और जो आ रही होती है उसे क्या लेते हो? पॉजिटिव। ये कन्वेंशन मैंने आपको बताया ही था, है ना? सर निकाल तो लेंगे, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ और नहीं होता, रो होता है, वो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेटा स्पेयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हमें रो चाहिए, 4/3 पाई हमें पता होता है, और रेडियस भी हमें दिया है, आर भी हमें पता है। क्यू पता चल जाए तो बात बन जाए। तो सर क्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ तो रिलेशन होता होगा। सर डायरेक्ट तो नहीं होता, पर हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि बैक टू द बेसिक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि असली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या था। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ नथिंग, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास करेगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस बेस का यूज़ करूँ तो मुझे पता चला फाई ई इज़ नथिंग, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। देखो कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचो कि न्यूमेरिकल प्योरली आपका फार्मूला बेस आएगा, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो, 8000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही, 3000 लीव कर रही हैं। तो जितने ये एंटर या लीव कर रही हैं, यही हमें एक नंबर देगा जिस नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्फीयर या एनी सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सरफेस। अच्छा, आपको ये कन्वेंशन पता होगा, जो एंटर करता है उसे लेते हैं नेगेटिव और जो लीव करता है उसे लेते हैं पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे नेट बोलूँ तो आप कुछ ऐसे बोलोगे, भाई जो एंटर कर रहे हैं वो हैं 8000, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो एंटर करते हैं उन्हें माइनस लेते हैं, और जो बाहर निकलते हैं इमैनेटिंग होते हैं उन्हें प्लस लेते हैं। तो माइनस का 8000 हुआ और प्लस का आपका 3000 हुआ। ऐसे क्यों कर दिया सर? क्योंकि जो बाहर निकलेंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो अंदर आएंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया -5000। ठीक है, हमने मान लिया सर। हम एक बार दोबारा देखेंगे, इसलिए आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना रहा हूँ, लाइव नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी सहूलियत अपनी कंफर्ट के हिसाब से देख लो कभी भी, ठीक है? ये अमर रहेंगे हर समय वीडियोस, ठीक है? चलिए, क्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू कुछ नहीं होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई हो जाएगी। ठीक है सर, मान लिया क्यू की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। तो यहाँ पुट कर लेते हैं और एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू फाई ई। फाई और क्यू में डिफरेंस पता चल रहा है ना? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई आपका क्यू हो गया, और आप पे आया 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब, 3 जो डिवाइड में है वो ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा। बस इसे आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻⁻12। फाई ई इज़ योर माइनस ऑफ 5000 अपॉन, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको लैम्डा में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट डज नेगेटिव सिग्निफाई। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यहाँ नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने वैल्यू डाली, एप्सिलॉन नॉट की डाल दी, फाई की डाल दी, 4 लिखा, यस, पाई लिखा 3.14 इंटू आर। आर इज़ योर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप लिखोगे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये चीज़ आपकी, जो रेडियस आपका सेंटीमीटर में था अब मीटर में आ गया, और बाहर चल रहा है बच्चे आपका क्यूब। नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हम पे इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको सिंपली लिख के बता रहा हूँ कितना आ रहा है। तो आप पे आ रहा है -1.506, -1.506 सॉरी 056 इंटू 10⁻⁻5 एंड डोंट लूज़ द बेसिक्स, चार्ज कुलम और वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब सिंपली बात है, यहाँ नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो मैंने बहुत बार गॉस थ्योरम में आपको बताई है कि ये जो नेगेटिव है ये सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड्स है, क्योंकि देखो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है और कैसी है? रेडियली, मतलब स्फीयर के रेडियस के अलॉन्ग जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मतलब यही होता है, और पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्डली रेडिएटिव है या रेडियली आउटवर्ड है।
तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ। क्या है कि दो हम पे ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप्स मान लो, ड्रॉप्स का प्लूरल ड्रॉपलेट्स होता है। दो हम पे ड्रॉपलेट्स हैं, ईच ऑफ 5.4 मिलीमीटर रेडियस, हर कोई 5.4 मिलीमीटर रेडियस है का है, और पोटेंशियल है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। कंबाइन, ये दोनों मिल गई, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। फाइंड पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप। एक सिंगल ड्रॉप का कितना पोटेंशियल होगा वो आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोल रहा है, दो हम पे बूंदे हैं, दो हम पे ड्रॉपलेट्स हैं, हर एक का रेडियस कितना है 5.4 mm है, और पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट। ये दोनों कंबाइन हुई, मिली और एक सिंगल ड्रॉप बन गई बड़ी। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है सिंगल ड्रॉप की। ठीक है, सोचो, टेक योर टाइम, पॉज करो और देखो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे वही लगेगा मेंसुरेशन का जो कंसेप्ट था कि वॉल्यूम रिमेन सेम। अगर दो चीज़ रिकास्ट हो जाए, रीमोल्ड हो जाए, रीशेप हो जाए या आपस में मिल जाए तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वो लगाना है और आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। ये जो V देखा 500 वोल्ट, ये सिर्फ एक का है, सिर्फ एक का है, ईच वन। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप पहले रेडियस मान लो सिंगल ड्रॉप का कुछ, तो लेट स्मॉल r बी रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप। क्यों माना सर, बताओ तो। इसलिए माना कि चाहे कुछ भी हो जाए वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रहेगी सेम, वॉल्यूम में कोई चेंज, परिवर्तन आएगा नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ठीक है, टोटल है ना, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। और दोनों ड्रॉपलेट एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस 5.4 है, तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। अब ये टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। आप खुद देखो, दोनों का रेडियस r है, तो वॉल्यूम क्या होती है, ड्रॉप की ड्रॉप स्पेरिकल होती है, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो r तो सेम है ना, और 4/3 पाई होता ही सबके लिए सेम है, तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप आपकी बनेगी 4/3 पाई, क्योंकि इसका रेडियस आपने स्मॉल r माना है, तो 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। और 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप होगी 4/3 पाई। इसका रेडियस कितना है 5.4 mm, और इसका हमने लेना है क्यूब। बच्चों 4 पाई r क्यूब आपका आ गया 2 × 5.4 mm का होल क्यूब, ये आ गया। ठीक है बेटा, इसका क्यूब रूट करना आप लोग। पहले तो मैं आपको ये बता दूं r क्यूब होगा कितना, तो आप लिखोगे 2 × 5.4, और मिलीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻³ और इसका आप लोगे क्यूब। तो r की वैल्यू आपकी क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी आपकी 2 × 5.4 × 10⁻³ का क्यूब रूट। देखो ना, क्यूब है यहाँ पे तो क्यूब रूट होगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं सोच रहा कोई भाई इससे ये कैंसिल कर दो, अरे बेटा 2 कहाँ जाएगा, 2 का भी तो करना पड़ेगा। हाँ, आता वही, r की वैल्यू चेंज थोड़ी होती है बेटा, 2 का क्यूब रूट करना पड़ता, और यहाँ से क्यूब से इस क्यूब रूट क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। ऐसे अगर आप ये ब्रैकेट खोलोगे भी तो होगा क्या, 2 का हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, और 5.4 जो भी है उसका क्यूब है और बाहर क्या है क्यूब रूट, तो सिंपल बचेगा इतना।
चलिए तो हम कर लेते हैं पोटेंशियल। हमें स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल जो स्मॉल ड्रॉप है वो हमें दे रखा 500 वोल्ट। इसका कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल अगर स्मॉल ड्रॉप का 500 है तो कहीं ना कहीं ये यूज़ होगा। अब एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं बिग ड्रॉप का। बड़ी ड्रॉप का कुछ नहीं होता पोटेंशियल, पॉइंट ही होगा ड्रॉप। तो इसके लिए होगा चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे R। सर Q भी तो नहीं पता, Q भी हमको पता नहीं है, तो Q होगा क्या? सर Q बता दो। तो आप ये बताओ, मान लो कि ये ड्रॉप थी, इसमें 2 कूलम था, ये ड्रॉप थी, इसमें 4 कूलम था, ये दोनों मिल गई, ठीक है, और ये बड़ी वाली बन गई। आप मुझे बताओ 4 और 2 6 कूलम ही तो होगा, ऐड ही तो करेंगे। ऐड कब करेंगे? जब दोनों के साइन क्या हो, सेम हो। 2 कूलम 4 कूलम 6 कूलम माइनस 2 कूलम माइनस 4 कूलम तो माइनस 6 कूलम आएगा। प्लस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2 कूलम, और माइनस का 2 और प्लस का 4 तो प्लस का 2 कूलम। तो चार्ज तो ऐड ही होंगे और कुछ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ बात नहीं करी, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों में सेम चार्ज है। तो Q डैश मान लेता हूँ, और आपको पता है Q डैश कुछ और नहीं होगा अगर इस पर भी Q चार्ज हो, इस पर भी Q चार्ज हो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है बच्चे। पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब दोनों में चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। जरा पोटेंशियल का एक बार फॉर्मूला बताओ कितना होता है? यही होता है। तो जरा मैंने बोला आपको, हर ड्रॉप का चार्ज कितना है, Q है। हर ड्रॉप का रेडियस कितना है, सेम है। हर ड्रॉप के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा, सेम होगा। तो Q भी सेम, R भी सेम, और ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। या आप ये समझ सकते हैं, अगर पोटेंशियल सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों ड्रॉप के लिए सेम है, और दोनों ड्रॉप का रेडियस भी सेम है, तो चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। इसी का मतलब अगर यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ ना, यहाँ 2 कूलम मान लो, यहाँ 4 मान लो, तो अगर यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, तो कुल मिला के कितना होगा, 2Q होगा। हमारी बड़ी ड्रॉप में चार्ज कितना होगा, 2Q होगा। बड़ी ड्रॉप में चार्ज कितना है, 2Q है। चलिए, तो V ऑफ बड़ी ड्रॉप, बिग ड्रॉप, Q डैश को हम लिखेंगे 2Q अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना, R। बच्चों बस मैं आपसे ये चाहूँगा 2 बाहर निकाल लो, और यहाँ पे बचा Q अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप मुझे अब ये बताइए कि का चार्ज है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये R क्या है, तो आपने बोलना था सर R तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, तो इसमें आप कुछ चेंज करिए, ठीक है। तो मैं R चेंज करता हूँ। तो मैंने क्या करा, 2 लिखा, ठीक है, Q ऐसी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी है, ठीक है, ये जो है 2 की पावर 1/3 ये यही है, और बाद में आप पे क्या बचा, ये बचा 5.4 इंटू 10 की पावर -3, ये आप पे बचा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस पता है ना आपको कितना है, 5.4 mm है, तो ये 5.4 mm को अंदर ही रहने दो, जो मीटर में कन्वर्ट हो गया। 2 की पावर 1/3 को बाहर निकालो, तो अगर आप 2 की पावर 1/3 को बाहर निकालोगे तो 2 तो यहीं है, ठीक है, ये अलग है बच्चे, मैं ये चला रहा हूँ, है ना, 2 तो अंदर ही है, 2 की पावर 1/3 बाहर आया, आप पे अंदर बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप पे बचा 5.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अच्छा ये होता है कि इसे खोलते ही नहीं, यहाँ मेहनत नहीं करते, पर ऐसे ही सीखते हैं, पहली बारी में कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। बच्चों ये पूरी चीज़ जो है ये पोटेंशियल है स्मॉल ड्रॉप का। आप खुद सोचो, पोटेंशियल अगर स्मॉल ड्रॉप का निकलता भी तो आप क्या निकालते हैं, आप बोलते सर Q ऊपर लो, क्योंकि हर ड्रॉप में चार्ज कितना है, Q है, तो Q ऊपर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, और रेडियस जो है हर ड्रॉप का वो भी नीचे, जो मैंने लिख दिया। तो बच्चे कुछ और नहीं है, ये पूरा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप है। तो 2 लिखा, 2 की पावर 1/3 लिखा, और स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल आपका कितना है, 500 है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट्स में, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका पूरा आंसर वोल्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे कर लोगे ना बच्चों, मैं करूं? देखो सिंपल सी बात है, 2 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे से जाएगी ऊपर -1/3, तो 1 - 1/3 कुल मिला के, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो -1/3 आएगा, तो 1 - 1/3 जो होगा 2/3 होगा, और यहाँ पे 500 है। यू हैव योर कैलसी, आप कैलकुलेट करिए, मैं आंसर लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ गया, ये R खोलना नहीं चाहिए था, है ना, यहीं पे अगर हम कर देते
इसको आर कुछ मान लेते स्मॉल तो भी बात बन जाती। तो बच्चे आपका आंसर जो आएगा वो आपका 795 वोल्ट आएगा, 795 वोल्ट्स, ये आपका आंसर होगा। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, यही वो मेहनत है, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सब कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ा होगा। चलिए घबराओ मत, इतनी वीडियोस बन गई, कोई बात नहीं, छोटी होती हैं, पढ़ते रहो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच if an alpha particle moving with 2 × 10⁷ meter per second approaches gold nucleus of atomic number 79। इन्होंने एक आपकी हेल्प भी कर दी है, इन्होंने बोला मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आप लोग 6.68 × 10⁻27 kg ले लो। हम पे आपने एहसान नहीं करा, हम निकाल भी सकते थे ना बच्चों, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल में मास 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, है ना। तो 1.6 होता है प्रोटॉन में और 4 मल्टीप्लाई करते तो 6.4 हमारा भी आ जाता। थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पॉइंट का भी फ़र्क होता है, किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में लगभग सेम नहीं होता। हालांकि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो है क्या ये कुछ नहीं है बेटा, केमिस्ट्री में क्लास 11th में हमने भी पढ़ा था, और आगे फिज़िक्स में जब हम एटम्स पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। उस चीज़ का नाम है रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फ़ा रे एक्सपेरिमेंट। उसमें था क्या बच्चे, उसमें कुछ नहीं था, यहाँ गोल्ड की फॉइल होती थी और हम अल्फ़ा पार्टिकल को हिट कराते थे। तो जैसे यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस है और गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और अल्फ़ा पार्टिकल खुद भी कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा कि ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट करके टकरा जाए, नहीं, पूरी तरीके से नहीं इस पे टकरा पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगा। दोनों पॉजिटिव है ना, तो ऐसा मान लो ये बहुत छोटा मैग्नेट है नॉर्थ पोल का और ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो भाई वो उसे पास ही नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही इनके बीच में चक्कर है। तो जब पूरी तरीके से कोलाइड नहीं करेंगे तो हम बेस्ट ऑल्टरनेट पॉसिबल क्या एज्यूम कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा, फिर प्रोबेबिलिटी होगी कुछ चीज़। जब डेफिनाइट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, श्योर नहीं होता, तो हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो पूरी तरीके से ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, तो हम क्या निकालेंगे कि भाई कितना क्लोज अप्रोच हो गया या कितना पास अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के, गोल्ड के न्यूक्लियस के आ पाया, कितना क्लोज ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसके क्लोज कितना आ पाया अल्फ़ा पार्टिकल, पूरा तो नहीं आ पाएगा, कुछ क्लोज आ पाएगा, उसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना बेस्ट पॉसिबल पास आ पाएगा वो, नियरेस्ट, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लेटर से इतना है, इसे ही हमें निकालना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम r मान लेते हैं। होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, आपको समझ में आ गया, पूरी तरीके से तो नहीं टकरा पाएगा, तो कितना पास आ पाया वो दिखा रहे हैं हम, और उसी पास वाली आनी चीज़ों को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। सर ये यहाँ क्यों आ रहा है, अभी बताता हूँ आपको क्यों आ रहा है। अब देखो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगेगा। अल्फ़ा पार्टिकल बहुत इंसाइट है, बहुत एक्साइटेड है, वो आना चाह रहा है, उस पर बहुत सारी वेलोसिटी है, उस पर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, पर एकदम से क्या हुआ, बहुत क्लोज, अपने एक लिमिटेशन में वो क्लोज आ गया। उसके बाद गोल्ड का जो न्यूक्लियस था उसने अपना जादू दिखाना शुरू करा, उसने अब इसे रिपेल करना शुरू करा। अब इसकी वेलोसिटी एक समय में आते आते कम कम होते होते जीरो हो जाएगी। अब ये पीछे भी नहीं जा पाया क्योंकि इतना फोर्स ये लगा नहीं रहा है, ये अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे, ये तो स्टेबल था ना, ये आया, ठीक है। तो आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आया, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, सारी वेलोसिटी कम होती जा रही है।
एक समय ऐसा आएगा जब सारी वेलोसिटी गायब हो जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा। अब इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ, किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ एक पर्टिकुलर पोजीशन है। इस पोजीशन को ये छोड़ नहीं पा रहा है। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी, जैसे गोल्ड के न्यूक्लियस में ये जो बॉडी है अल्फ़ा पार्टिकल, ये दोनों जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी एक पोजीशन ये शेप होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन क्या हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की सारी मोशन वाली एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड न्यूक्लियस के क्लोज आया और उसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अचीव करा, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही प्रिंसिपल है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन करना पड़ रहा है। आई बात समझ। तो देखते हैं यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन का लेवल ज़रूर ही मैंने बढ़ाया था, लेवल 2 है। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के, यू के मान लो काइनेटिक एनर्जी को, मैं तो ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ ऑफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आपकी कुछ और नहीं होती, कितनी होती है, हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो किन किन बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है, तो वो है एक अल्फ़ा पार्टिकल और एक है आपका कौन, गोल्ड, AU। तो इन दोनों के हमें चार्ज लेने पड़ेंगे और नीचे आपका डिस्टेंस आएगा r। और क्लोजेस्ट अप्रोच को लेटर से R0 ही बोलते हैं, तो R0 ही लेके चलेंगे। हमें ये R0 निकालना है। समझ में आया ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है ना। रिकॉल करो पुरानी वीडियो से। बच्चों कुछ नहीं करते, हाफ mv² अगर आपको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, गोल्ड की है या अल्फ़ा पार्टिकल की है। तो सर मूव तो अल्फ़ा पार्टिकल कर रहा था, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल की है। तो यहाँ मास किसका लेंगे बेटा, मास अल्फ़ा पार्टिकल का लेंगे, क्योंकि एनर्जी भी किसकी है, अल्फ़ा पार्टिकल की है। तो हाफ लिखा, मास आया अल्फ़ा पार्टिकल का 6.68 इंटू 10⁻⁻27। ओके, वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 × 10⁻7। इससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो भी नहीं सकती बेटा, फिर लाइट की स्पीड को टच करेगा ये, इतना हो नहीं सकता। कुछ बाउंडेशन होती है हमारे फिज़िकल वर्ल्ड की, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपका 9 × 10⁻9। अब सारी बात आई कि चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल में कितना होगा, तो आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, हीलियम होता है 2He4, और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन आएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि गोल्ड में चार्ज कैसे निकलेगा, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि गोल्ड में कितने प्रोटॉन्स हैं, गोल्ड के न्यूक्लियस में, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उनको हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, आपको ये पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज देखूं किस में, गोल्ड में, तो वो होगा Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे यहाँ 2 थे तो 2 लिखा, यहाँ का Z मुझे दिख रहा है 79 है, Z इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। तो यहाँ पे आएगा Z मतलब 79 इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। अब बच्चों हमें Q अल्फ़ा की जगह ये चीज़ लिखनी है 2QP, और Q गोल्ड की जगह 79QP लिखना है। तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए 79 लिखा, यस, 2 लिखा, यस, और क्योंकि दोनों में QP आएगा और मल्टीप्लिकेशन है दोनों में बीच में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ QP का स्क्वायर। QP का मैंने स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में आपका कितना चल रहा है, R0 चल रहा है। अब आपको कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, पहले इसे काटो, 3 3 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आपकी R0 की वैल्यू कैसे आएगी, R0 आपका ऊपर जाएगा, ये चीज़ यहीं रहेगी, 9 × 10⁻9 यहीं रहा, 79, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 17, 178। और आपका QP आपको पता ही होता है 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है, QP ना, इतना होता है। और ये पूरी चीज़ नीचे आई, ये जो पूरी चीज़ है, ये सारी चीज़ कहाँ आई, नीचे आई। तो हम पे क्या क्या है यहाँ, एक तो हम पे यहाँ है 3.34, ठीक है।
देन उसके बाद क्या है, 2 का स्क्वायर है मतलब 4 है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, 10 की पावर -27 है, और यहाँ से खोल के आएगा 10 की पावर 7 इंटू 2 कितना, 10 की पावर 14। ना आप इसे कैलकुलेट करिए, लगभग एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए आपका आंसर, और आप मुझे बताइए कितना आ रहा है। तो इसका आंसर है, इन्होंने फेम्टोमीटर में दे दिया है, चलो बहुत बढ़िया, मान ले भी इतना ही आना चाहिए। ऑर्डर तो इसका न्यूक्लियस के साइज़ के अकॉर्डिंग ही होगा, न्यूक्लियस का साइज़ 10 की पावर -15 में ही आता है। बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 27.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। चेक करिए, बताइए 27.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं इंक भल्लू में ज़रा। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद करना बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि वैसे मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एक मैंने कराया था खुद पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये भी आप होमवर्क से करना, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, आप पे क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस कितने के, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम के, आर 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर क्या है, ये अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है। फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर बाय 40 सेंटीमीटर। अगर हम 40 सेंटीमीटर क्लोज ले आए तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है अब इनके बीच में डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर में मत रहने देना, मीटर में चेंज करना, 40 इंटू 10 की पावर -2 लिखना। ये आपके क्वेश्चन आपसे घर से करने के लिए है, ठीक है, शाबाश। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप फिर खुद करें। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है आप पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बहुत बार। 2 स्मॉल स्पेयर में COD आइडेंटिकल हैं बच्चों, बेस्ट कर लो अपने इसमें, सबसे बढ़िया, कहीं अटको ना, इसलिए मैं 2-3 बार इसे करा चुका हूँ। हैव देयर सेंटर 60 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों सेंटर मतलब इनके बीच की दूरी R है ये, ठीक है। चार्ज हर एक में कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है, कितना आप पे चार्ज है, 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इन पे चार्ज है। अब एक थर्ड स्पेयर B आया, इसको हमने टच करा पहले, फर्स्ट विथ C, फिर आपको बताया सेपरेट करेंगे, एंड देन D से हमें टच कराना है। और अब हमें बताना है कि फोर्स कितना होगा रिपल्शन का, फोर्स रिपल्शन बिटवीन, आपको बताना है C एंड D कितना होगा, ये आपको बताना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कितना आएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बताना पड़ रहा है, आप खुद वेरीफाई करें। 3.8 और अपने तक ही रखें, ये कष्ट, इसे करने का कष्ट अपने तक ही रखें, मैंने 2-3 बार करा चुका हूँ। हाँ, पूरा नहीं बताऊँगा, किसी को किसी पर्टिकुलर उसमें गलती हो तो वो मुझसे पूछ ले या डाउट हो, तो इतना इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, शाबाश।
चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। जो हम पे क्वेश्चन है अब वो क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है हम पे कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू का, उसको हमने डिवाइड करा इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हमें उसे डिवाइड करा सच दैट वो 2 पार्ट अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दे रिपेल ईच अदर विद अ मैक्सिमम फोर्स। मतलब जितना मैक्सिमम फोर्स उनके बीच में हो सकता है उतने मैक्सिमम फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब हमने किसी चार्ज को 2 पार्ट में तोड़ा, माइंड इट इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ा, वो हम देखेंगे क्या हुआ। अब हमें पूछा हुआ हाउ हैज़ बीन चार्ज डिवाइडेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला। इन्होंने बोला चार्ज को आपने कैसे डिवाइड करा होगा ताकि इन 2 पार्ट के बीच मैक्सिमम फोर्स हो। बच्चों मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन कुछ और नहीं है, एक ही चीज़ है। वहाँ पे कैपिटल G आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। वहाँ पे आप पे Q1 Q2 आता है यहाँ पे, और वहाँ पे M1 M2 आता था। बाकी सारी चीज़ें सेम है। वहाँ पे भी मैंने आपको शायद तीसरा क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो मैक्सिमम जब भी कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था करना क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, पर हम मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगाएंगे और मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट से हम जहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हम पे जो 2 पार्ट्स बने वो क्या क्या थे। एक पार्ट्स को आप x मान लो तो दूसरा हो जाएगा q माइनस एक्स, यही होगा ना। आप पे 2 पार्ट में तोड़ा, इक्वल तो थे नहीं, तो एक को x माना और टोटल q था। q में से एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा बच्चे? दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा q माइनस एक्स। इसके बाद इसमें क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, बस एक चीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है। अगर हमें मैक्सिमम कंडीशन देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ यहाँ फिक्स रहने वाली है। तो पहली बात होगा कि सर्टेन डिस्टेंस में रखा जाएगा हर समय। हाँ, चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कभी 10-12 हो, कभी 20-30 हो, अलग अलग हो सकती है, बट सर्टेन डिस्टेंस होगा। इसका मतलब R होगा फिक्स कांस्टेंट। तो अगर आप जनरली फोर्स देखें इन दोनों के बीच में लगने वाला किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जिसे मैं R मान लूँ, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q माइनस एक्स, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको dF बाई समथिंग को यहाँ पे पता नहीं किससे करेंगे, इसको 0 के बराबर हमेशा ही रखना पड़ता था। ग्रेविटेशन की नोटबुक खोलना, उसमें भी मैंने मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट बताया था। तो dF बाई समथिंग करना पड़ेगा। अब वो समथिंग क्या चीज़ हो सकती है वो देखना पड़ेगा। R तो नहीं हो सकता क्योंकि R फिक्स है, या तो x हो सकता है या तो q माइनस एक्स या q हो सकता है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी करो। लेटर से मैं x से करना चाह रहा हूँ, चलो q से कर लो। बुरा मान रहे हो, लो x से कर लो, कोई बात नहीं, x से कर लिया। अब करेंगे कैसे? करेंगे सिंपल सी एक और बात है कि वेरी तो दोनों चीज़ करेंगे, तो इसे या तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में कर लो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें थोड़ी टफ पड़ेगी, डिफरेंशिएशन में करेंगे। देखते हैं x को थोड़ा चेंज करना है या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाता है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है, R² भी ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, x के रिस्पेक्ट में करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए, तो मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंशिएशन करना है किसका? फोर्स का, और उसे 0 के बराबर रखना है। फोर्स आप पे कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, साथ में x है, साथ में q माइनस एक्स है,
और अपॉन में कितना है आर स्क्वायर है, और इस पूरे को 0 के बराबर हमने रख दिया। यहाँ से आपको चार्ज की वैल्यू पता चलेगी, पर पहले वो चीज़ें बाहर निकाल दो जो कांस्टेंट होंगी। जैसे देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, d/dx के अंदर सिर्फ वो रहेगा जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए 1/4πε0 बाहर आएगा और आर स्क्वायर पे आपका बाहर आएगा। आपको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना है किस चीज़ का, ये चीज़ बाहर आई, ये चीज़ बाहर आई, और इस चीज़ का करना है, पर मैं चाहूँगा आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो x इंटू क्यू आपका QX होगा और x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर होगा, और बराबर कितने के 0 के। अब बच्चों ये पूरी चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती। आप बचपन वाली हरकतें करो, चाइल्डिश नेचर वाली, कि इसको 0 के उधर भेज दो तो ये 0 हो जाएगा, पर वो 0 नहीं होता। मतलब तो यही होता है। तो आप पे बचा क्या, आप पे सिर्फ इतना बचा कि d/dx QX माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के 0 के। बस यहाँ से Q की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब ध्यान से देखें, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ इसे बेसिक तरीके से, QX माइनस d/dx एक्स स्क्वायर, और ये बराबर कितने के 0 के। बच्चों यहाँ पे आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, x के कर रहे हो, तो q को बाहर निकालो। तो मैंने q बाहर निकाला, और यहाँ पे आप पे बचा है d/dx ऑफ कितना x, माइनस यहाँ पे है d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये बराबर चल रहा है किसके 0 के। अब अगर आप ध्यान से देखें तो dx ऊपर है, dx नीचे है, dx ऊपर dx नीचे कैंसिल हो गए, बचा कितना q। अब बच्चों यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का प्रिंसिपल लगाओ, क्या था d/dx अगर x की पावर n हो तो ये n पावर आगे आई और x की 1 पावर कम हो जाएगी। ये जो n पावर है ये आगे आएगी मल्टीप्लाई में, और x की 1 पावर कम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे करिए तो 2 पावर है तो 2 पावर आगे आई, और जो x है उसकी 1 पावर कम हो गई, तो अब 2 माइनस 1 होगा बराबर कितने के 0 के। तो q माइनस 2x आपका 0 आया, q की वैल्यू आपकी 2x आई, x की वैल्यू आपकी q/2 आ गई। तो आपको ये पता चल गया कैसे हमें डिवाइड करना है। तो हमें डिवाइड कुछ ऐसे करना है, x की वैल्यू आ जाए q/2, और पूरा अगर q था q/2 तो यहाँ पे भी q/2 आएगा, चाहे बच्चे आप माइनस कर लो, q माइनस q/2 आपका q/2 ही आएगा। तो हमें चार्ज को हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ये आपका क्वेश्चन था। आर माइंड इट फिक्स है, सर्टेन है, तो उसे चेंज नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने ये देखा दो बॉडीज़ के बीच में कूलम फोर्स लगता है। हमने कभी ये नहीं जांचा कि ये कूलम फोर्स जो लग रहा है इसकी भी तो कुछ लिमिट होगी। इसके लिमिट होगी मतलब इस कूलम फोर्स की कुछ मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। हमेशा तो ये ऐसा नहीं है ना, कुछ मिनिमम वैल्यू होगी इसकी सर्टेन डिस्टेंस के लिए। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ कि अगर हम किसी दो चार्ज बॉडीज़ को या पॉइंट चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस में रखना चाहें तो वहाँ पे फोर्स की लिमिट क्या होगी, मतलब कितना मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। तो आज हम मिनिमम देखते हैं, मैक्सिमम तो पता नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए पूरी जहाँ है सेलेस्टियल बॉडीज़ में इतना चार्ज होता है उनको थोड़ी रखेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कभी भी 1 मीटर हो भी नहीं सकता। तो हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट, व्हाट इज़ द, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। मिनिमम लिमिट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस हम पे है, तो 1 मीटर डिस्टेंस में हम अगर किसी दो चार्ज को रखें तो उनमें सबसे मिनिमम लिमिट क्या होगी फोर्स की, मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना कम हो सकता है कम से कम। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा सबसे बेसिक यूनिट चार्ज की जो होगी उन्हीं के बीच का फोर्स हमें देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ चार्ज जो लेना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता। और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ही सबसे छोटा फोर्स होगा 1 मीटर डिस्टेंस में। यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, आपको बस चार्ज चूज़ करने पे। तो या तो आप प्रोटॉन ले लो दो, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लो, या 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनसे छोटा चार्ज हो नहीं सकता।
तो यही हमें करना है। चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 बार हैं तो ई का स्क्वायर होगा, और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 9 × 10⁻9। इस फोर्स को प्लीज़ आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए ये कितना है। इससे छोटा फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा हो नहीं सकता। क्वार्क्स होते हैं, पर वो क्वार्क्स फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो 2.3 × 10⁻28 न्यूटन से छोटा फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता 1 मीटर डिस्टेंस के विद इन। ये आपका क्वेश्चन है। शाबाश, ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। तो आप पे एक और क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आप पे ऐसा है कि आपको ई दे रखा है 6i + 3j + 4k, और एरिया आपका है 20i कैप। तो फाइंड करना है आपको फ्लक्स। तो बेटा अगर आप बेसिक से चलोगे, देखो फ्लक्स आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है और ए आपको दे रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लक्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि फ्लक्स कुछ नहीं होता, E.A होता है। अब जरा आप करो, ई कितना है 6i + 3j + 4k, और ए कितना है, ध्यान से देखो 20i है, जे का पता नहीं तो 0j लिखो, के का पता नहीं तो 0k लिखो। अब मैं 11th में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आई वाला सिर्फ आई से करेगा, जे वाला सिर्फ जे से करेगा, और के वाला सिर्फ के से करेगा। I.I J.J डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर, और K.K आपका 1 होता है। तो 6i और 20i क्या होगा, 20 × 6, और साथ में I.I कितना हुआ, 1 हुआ। फिर 3 × 0 करेंगे, और J.J कितना होगा, 1 होगा। फिर 4 × 0 करेंगे, 4 × 0 करेंगे, और K.K कितना होगा, 1 होगा। तो कुल मिला के 120, और यूजुअल यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर बोल दूं, I.I 1 होता है, J.J 1 होता है, K.K भी 1 होता है। I वाला सिर्फ I से, J वाला सिर्फ J से, K वाला सिर्फ K से। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।